सर आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है सर। Yes, sir. Now it's okay. Yes, sir. Okay. So basically, what were you discussing in the last lecture? क्या discuss Sir, कर रहे थे? additional logic operations. Okay, logical operations क्या होते हैं ये? सर इसमें सर RLC आते हैं, RAL आते हैं और RRC आते हैं और RAR आते हैं सर। Okay, करती क्या है ये instructions? सर एक्चुअली इसमें रोटेट एक्यूमुलेटर में होता है, जैसे RLC में bit 7 goes to bit 0 and the carry flag and to the carry flag. Okay, तो हमने क्लास में बता दिया, इसके बाद में आपने पढ़ा ये इंस्ट्रक्शंस और इसके बारे में कुछ और जानना चाहा आपने? थोड़े एग्जांपल्स किए थे इसके बारे में। एग्जाम्पल्स, हाँ उसी पे आने वाले थे। तो ये इंस्ट्रक्शंस हमारी बेसिकली प्रैक्टिकली कहाँ यूज होती हैं? प्रैक्टिकली सर अभी एप्लीकेशन तो देखे ही नहीं थे हमने। एप्लीकेशन नहीं देखी थी तो मतलब आपने प्रोग्रामिंग देखी होगी उसकी आरएल की, तो किस प्रोग्राम में यूज किया गया होगा ना, उसका कोई ऑब्जेक्टिव भी होगा प्रोग्राम का। अभी तो एप्लीकेशन नहीं देखे सर। एप्लीकेशन नहीं देखी, किसी को लगता है क्या हो सकती है अगर हम ऐसे शिफ्ट करा रहे मल्टीप्लिकेशन हैं? वगैरह में। मल्टीप्लिकेशन में, अच्छा मल्टीप्लिकेशन में अगर आप शिफ्ट कराते तो कैसे कराओगे वही चीज? तो उसी के लिए मतलब मल्टीप्लिकेशन में सर, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन के बाद सर सेकंड जब होता है सर वो थोड़ा शिफ्ट होता है एक पॉइंट, उसके बाद जो थर्ड होता है वो भी शिफ्ट होता है। तो सर हम इस वाली RLC की मदद से सर हम शिफ्ट कर सकते हैं उस लेफ्ट। अच्छा, बट अगेन अगर हमारे पास 8085 में MUL करके इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, सर एड में एडिशन में भी हो सकता है सर। एडिशन, लेकिन ऐड की इंस्ट्रक्शन पे भी हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम कोई और एग्जांपल? सर ऐसे रोटेशन जो हम लोग शिफ्ट रजिस्टर्स में कराते थे। शिफ्ट रजिस्टर्स में करा देते हैं, बिल्कुल है ना, हम शिफ्ट रजिस्टर में यूज कराते हैं। अगेन उसके अलावा चलिए कोई बात नहीं। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन बोला आपने, बिल्कुल ठीक, हम मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं ना। अगर हमारे पास ना, लेट अस सपोज हमें मल्टीप्लिकेशन 8 बिट से ज़्यादा कराना है, डायरेक्ट इमीडिएट कराना है, वी कैन डू दैट थिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम करा सकते हैं। एडिशन भी हम बिल्कुल हम बिट बाय बिट हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं हमारे पास, बट इंस्ट्रक्शंस हैं तो वाई वी आर गोइंग टू गो इन द लॉन्ग प्रोसेस, है ना। प्रोग्रामिंग की जैसे हमने बोला कि एक तरीका नहीं होता है प्रोग्रामिंग का, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप मल्टीप्लिकेशन आर से यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, प्रोग्राम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट अगेन ये आपका स्टाइल है। मे बी आप कुछ और उसमें से निकालना चाहते हो मल्टीप्लिकेशन में, बिट बाय बिट करने के बाद कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, थर्ड बिट में सेकंड बिट में क्या चीज़ हो रही है, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड ऑन, और जो आप चाहते हो उसमें से। सो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एक आपने बोला कि शिफ्ट रजिस्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं ना, शिफ्ट रजिस्टर्स के अंदर हम वन बाय वन हम शिफ्ट करा के और डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं मोर कंट्रोलेबल वे में, कि कौन सा डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, हम इजिली उसको मूव करा के निकाल सकते हैं। या फिर हमें बिट बाय बिट, हमें हर बिट को कहीं ना कहीं लेके जाना है, तो हम ना, हम इवन जो 8 बिट है उसकी एक पर्टिकुलर बिट भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें एक बिट को कहीं और स्टोर कराना है, सेकंड बिट को हमें कहीं और स्टोर कराना है, वी कैन डू दैट आल्सो। अगर लेट अस सपोज घर में आपने लाइट जलती हुई देखी है, वो जो दिवाली वगैरह में होती है, वन बाय वन लाइट जलती है, यस सर। यस सर। हम उसमें भी ये चीज यूज कर सकते हैं। 0 1 हम कॉम्प्लीमेंट करके भी यूज कर सकते हैं, बट बिट बाय बिट हम उसको रोटेट करा के भी यूज करा सकते हैं। करा सकते हैं नहीं करा सकते? हमें सिर्फ एक फर्स्ट बिट जो 0th बिट है या फिर 7th बिट है, हम उसको रीड करेंगे, और रीड करते ही जैसे रीड होगा वापस हम उसको रोटेट करा देंगे। तो 0 1 1 0 1 0 1 0 वो बिट हम रोटेट करा के मूव कराते रहेंगे, एंड देन लाइट हमारी क्या होगी, जो हमारा वोल्टेज है बेसिकली, जो वोल्टेज +5 वोल्ट 0 +5 वोल्ट 0, एंड देन इट स्टार्ट ब्लिंकिंग। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। कॉम्प्लीमेंट करा के भी हम लाइट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर, दिस इज जस्ट फ्यू वन जो आप यूज कर सकते हैं। एनीवे चलिए वापस आते हैं अपने उसमें। So today we are going to study the block about the compare instructions. So compare again.
कंपेयर किस किस के बीच में हो सकता है? सर दो रजिस्टर्स के दो कंटेंट्स रजिस्टर के लिए। कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, दो रजिस्टर के कंटेंट के बीच में हो सकता है। और सर रजिस्टर और मेमोरी कंटेंट के बीच में। रजिस्टर और मेमोरी कंटेंट के बीच में हो सकता है, चलिए मान लेते हैं। और ऐसे हम ये नहीं मानते हैं, रजिस्टर और मेमोरी के कंटेंट में नहीं होगा, एक्यूमुलेटर और रजिस्टर और मेमोरी, ऐसे लिखा हुआ भी है सामने। कंपेयर जो भी होता है ना, रजिस्टर का एक्यूमुलेटर के साथ करता है, बिकॉज ये लॉजिकल ऑपरेशन है सारा जैसे हमने बोला था कि हमारा जितना भी सब कुछ होता है ना, ये चीजें, ये सारी एक्यूमुलेटर हमेशा इन्वॉल्व रहता है। इसके अलावा हम डाटा को भी डायरेक्टली कंपेयर करा सकते हैं। तो बेसिकली क्या लगता है आपको कि कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन कैसे वर्क करती होगी? अंदाज, आपका माइक ऑफ कर दीजिए। यस, थैंक यू जी। कंपेयर कैसे होता है किसी भी नंबर का, अगर आप कंपैरिजन कराना है, और कंपेयर करते क्यों है? सर पता लगाने के लिए कि नंबर बड़ा है, छोटा है, बराबर है, मतलब इस पर्पस के बिल्कुल लिए। बिल्कुल, है ना, हमें देखना है कि नंबर बड़ा है, छोटा है, या फिर बराबर है। बिल्कुल। तो बेसिकली क्या होता है कंपैरिजन में? सर स्टेटस का पता लगाते हैं। स्टेटस का पता लगाते हैं, सर बट करंट रिजल्ट जो आता है उससे स्टेटस पता करते हैं। तो रिजल्ट किस चीज का आता है? डिजिटल में पढ़ा होगा शायद आपने ये चीज। कंपैरिजन में बेसिकली क्या हो रहा होता है? डस एनीवन, किसी को आइडिया है? ज़ईम, यस सर। कुछ आइडिया है? कंपैरिजन जब होता है तब क्या होता होगा इंटरनली? नहीं पता? ओके। अरे वो कायम तो अशरफ फॉर है। एग्जांपल सर एंड गेट हमने ले रखा है सर, जी और जी, दो फहद। रजिस्टर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो सर ओनली व्हेन उनके जब फॉर एग्जांपल 0 0 होगा, सर एंड रजिस्टर नहीं हो पाएगा सर एक्चुअली में। अच्छा, एंड नहीं हो मतलब पाएगा। पर्टिकुलर, सॉरी एंड इस्तेमाल हम करेंगे। भूल जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भूल जाते हैं। हम बात कर रहे ओके हैं, आपके पास दो नंबर हैं, है ना, ए और बी। आपने इसमें कंपेयर कराना है कि ये बराबर है कि बड़े हैं कि छोटे हैं। कैसे पता लगाओगे कि ये बराबर हैं कि बड़े हैं कि छोटे हैं? लॉजिकल सब्ट्रैक्शन कर ऑपरेटर। सकते हैं। जी सर साकिब, दोनों को साकिब कुछ कह रहे थे आप? जी सर, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल साइन वही यूज करके करते हैं ना अरे दो नंबर। करते तो हैं, लेकिन वो उसके अंदर क्या फंक्शन हो रहा होता है? ये तो आप बता दिया कि ये ना ऐसा कुछ होता है, हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन कंपैरिजन के अंदर भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा ना। कभी सोचा है ये चीज? सर बिट बाय बिट सर मैंने सर किया था सर, ये सर अच्छा, लास्ट बिट टू फर्स्ट बिट की तरफ चलते हैं सर, बिट बाय बिट ओके। कंपेयर करते रहते हैं सर। फॉर एग्जांपल 1 और 0 का हम कंपेयर करेंगे, सबसे लोएस्ट बिट को, एलएसबी को। देन इसके बाद अगर वो बराबर आती है सर, तो उस केस में सर उससे पता नहीं लगेगा, तो फिर नेक्स्ट बिट के ऊपर मूव करते हैं सर। फर्स्ट अच्छा, बिट अगर दूसरे नंबर की बड़ी है सर, तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा, अगर छोटी है तो फिर वो छोटा हो जाएगा। और सर वो बराबर आती है तो फिर हम पता नहीं लगा सकते, तो फिर हमें थर्ड बिट पर जाना पड़ेगा। तो इस तरीके ओके। से प्रोसेस चलता है। आपने जो कुछ बताया बिल्कुल ठीक बताया, बट द अगेन प्रॉब्लम ये है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, कोई भी लैंग्वेज में ना वो डायरेक्टली कंपेयर नहीं करता। कंपैरिजन में पीछे एक इंटरनल फंक्शन हो रहा होता है, एक इंटरनल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रही होती है बेसिकली। किसी को पता है या हम बोल दें? सर कोई एक एड ऑन? सब्ट्रैक्शन होता होगा सर। क्या चीज, शायद प्लीज? सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल ठीक, हमारा सब्ट्रैक्शन होता है। कंपैरिजन में हमेशा ही सब्ट्रैक्शन होता है। आप दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर वो दो नंबर बराबर हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। अगर वो दो नंबर बराबर नहीं है, ए ग्रेटर देन बी है तो पॉजिटिव, अगर ए लेस देन बी है तो हमारा नेगेटिव। कंपैरिजन में यही होता है हमारा बेसिकली, जो इंटरनल फंक्शन जो होता है कंपैरिजन के अंदर, हमेशा ही सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है। सेम थिंग हमारी यहाँ पर भी यही चीज होती है कंपैरिजन में। आप जो भी कुछ करते हो, हमारा जो सोर्स और डेस्टिनेशन का कंटेंट कभी चेंज नहीं होता है इसके अंदर, रिमेंबर दिस थिंग। हमेशा ही हमारे फ्लैग अफेक्टेड होते हैं। मैंने आपसे पहले कहा था ना, फ्लैग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, फ्लैग, जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड हम बोलते हैं। इसके अंदर जब हम ये इंस्ट्रक्शंस ऑपरेट करते हैं तो हमारे 3 फ्लैग्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, 0 फ्लैग, कैरी फ्लैग एंड साइन फ्लैग। ये हमेशा अफेक्ट होते हैं, और हम ये फ्लैग्स तीनों रीड करके पता करते हैं कि हमारा नंबर बड़ा है, छोटा है, या फिर बराबर है। क्लियर ये चीज? यस सर। ओके। यस सर। तो कायम, अरे कायम का यस कायम सर, कायम। है बिल्कुल है। यस सर।
कायम, ये 3 फ्लैगों के नाम लिए हमने, जीरो, कैरी और साइन। ये 3 फ्लैग होते क्या हैं? सर ये तो अभी पहली बार नाम सुने सर। अरे पहली बार? क्लास कौन सी है आपकी ये? तीसरी सर। तीसरी? कमाल है यार। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम किसी और से पूछते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है? जी जी। तो आपने पूछा क्यों नहीं, जो हमने बोला कि जीरो साइन और कैरी फ्लैग होते हैं, ये होते क्या हैं सर दोनों? हम सोचे आप पीछे पढ़ा दिए, हमको देखना पड़ेगा फिर से वो सब। अच्छा, वो तो आप देखते ही नहीं हो, हमें लगा आप शर्मा गए। नहीं चलिए, सर। नहीं शर्माए, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। मोहम्मद अदनान, मोहम्मद यस सर। अदनान जी बताइए, ये जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग एंड साइन फ्लैग क्या होते हैं? था और अगर 1 पास करते हैं तो वो 0 देता है। वो तो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है भाई, नॉट गेट सर लगा दिया वो बेसिकली तो। वो बताता है कि वो 0 है कि नहीं है, क्या चीज जीरो है कि नहीं? वो इनपुट। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। चलिए दूसरे फ्लैग पे आते हैं, कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग क्या करता है? कैरी फ्लैग पढ़ा ही नहीं हमने, है ना? पढ़ाया है सर, भूल रहा हूँ बस थोड़ा सा। अच्छा चलिए, जिनको आता नहीं आता बस उन्हीं से पूछ रहे हैं हम। एब्सेंट कौन रहते थे यहाँ पे? हाँ मयंक, आप भी बहुत एब्सेंट रहते हैं। जी मयंक बताइए। सर वो कैरी फ्लैग तो वो था जो आप आरएलसी में बता रहे थे, एमएसबी को एलएसबी में शिफ्ट करा, पहले कैरी में ओके, जाएगा, दूसरे स्टेप में नहीं जाएगा, ऐसे करके जो था। नहीं वो तो आपने एग्जाम्पल बता दिया, बट कैरी फ्लैग में हो क्या होता है? वो तो हमने बताया कि कैरी फ्लैग में जाता है, बट कैरी फ्लैग होता क्या है? सर ये तो नहीं मालूम। ये नहीं मालूम? चलिए लेट मी आस्क समवन एल्स। अस्मा खान, रोल नंबर 11। यस सर। कैरी फ्लैग्स 3 फ्लैग्स हैं ये क्या सर करते मैंने हैं? पढ़ा नहीं है, मैंने भी पहली बार नाम सुना है ये। पहली बार नाम सुना मैंने है? सिर्फ एग्जांपल्स में देखा था जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे। ओके। जईम खान, रोल नंबर 8। सर Yes, वैसे sir. ही कैरी को ही डिनोट करता हूँ, मतलब जैसे नाम है एडिशन में कैरी, बोरो, वो वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैरी बोरो नाम से वैसे क्लियर हो रहा है ये, एडिशन में कैरी एंड बोरो। एनीवे जी। बिल्कुल वैसा ही कुछ होता है। जईम खान Yes, sir. कुछ एलेबोरेट करेंगे? आधा आंसर तो हमने बोल ही दिया, आधा आंसर आप बता दीजिए। पहले का आधा पूछ लिया था सर। नहीं पता? सुनिए नहीं आपको पता है, हमें पता है आपको। फरहान जमील, आपका माइक खराब था लास्ट टाइम। फरहान सर हमने आप चितरंजन 2 मिनट आपके पास आते यस हैं, सर। फरहान से पूछ लेते हैं। हाँ माइक अच्छा हो गया आपका, बिल्कुल अब हमें आपकी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। बताइए ये 3 फ्लैग्स क्या करते हैं? सर जीरो फ्लैग तो सर वो होता है ना कि जब अर्थमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट जीरो रहेगा तो वो वन बताएगा सर। तो क्या क्या बताएगा? वन। 1, यानी उसके अंदर बिट सेट हो जाएगी, ऐसे बोले? गलत तो नहीं होगा? ये बीट सर वो मतलब ऐसा सेट रहता है कि वो जब हाँ मतलब सेट का यस सर मतलब सेट हो 1 होता है, जाएगा। रीसेट का मतलब 0 होता है, ऐसे ही होता है ना? यस सर। हम बोल यस सर। सकते हैं यस कि सर। सेट हो जाता है, दैट इज 1। चलिए बिल्कुल ठीक बोला। अगर हम यस कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन, कुछ भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन करते हैं, तो जो जब रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट अगर आपका 0 आ रहा है, दैट मींस 0 फ्लैग सेट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक फरहान। कैरी फ्लैग क्या करेगा? यस सर। कैरी फ्लैग तो सर वो ऐसा फ्लैग है ना सर जो एमएसबी कैरी आउट करता है सर। तो अरे माइक थोड़ा टाइप आपका जो खराब हो गया रहता लगता है है। कोई बात नहीं, थोड़ा जोर से सर, बोलेंगे एक वो बार। कैरी फ्लैग जो होता है ना सर हम्म, वो एमएसबी से कैरी आउट करता है सर, ऑपरेंड जो होता है उसमें। बिल्कुल। यानी हम, अगर हम इसको बिल्कुल सही बोला कि हम कोई भी एडिशन कर रहे हैं, अगर हम कहीं से कैरी कर रहे होते हैं, लेट अस सपोज सब्ट्रैक्शन है, हमें माइनस करना है 7 में से 8 को। नॉट पॉसिबल, 7 में से 8 कैसे माइनस हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल हम कुछ बोरो करते हैं। यस, कोई कुछ कह रहा था? यस सर। जी रोहित कुछ कह रहे थे आप? आई थिंक गलती से माइक ऑन हो गया इनका। एनीवे या फिर कैरी फ्लैग में एक तो हमने बोरो का बताया, या फिर हम एडिशन करते हैं 2 नंबर की। 5 + 5 हम 5 + 6 हम 11 आता है। 5 + 6 11, नीचे आ गया 1 और कैरी हो गया हमारा 1। उस कंडीशन में हमारा क्या होगा? कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, यानी इसमें 1 आ जाएगा। अगर कुछ नहीं हो रहा है, 2 + 3
5 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हमारा कुछ कैरी नहीं हो रहा, उसके अंदर कुछ बोरो नहीं हो रहा, तो हमारा कैरी फ्लैग क्या होगा, 0 ही रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा साइन फ्लैग। साइन फ्लैग में क्या होता है हमारा, ये डिसाइड करता है कि जो रिजल्टेंट जो आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। बस ये 3 फ्लैग्स ही हैं, इसमें किसी को डाउट? जी किसी को डाउट है या सबको क्लियर हो गया? क्लियर है सर। क्लियर है। आपको तो क्लियर होगा ही रोहित, आप तो रेगुलर आ रहे हो। बाकी सब आई थिंक कौन, अरे कायम सॉरी, यस सर। क्लियर है? यस सर क्लियर है। अस्मा, यस सर। ज़ईम खान, रोल नंबर 8, यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके चलिए बहुत अच्छी बात है फिर। चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के पास चलते हैं हम। नेक्स्ट आती है हमारी ब्रांच ऑपरेशंस। अब ब्रांच ऑपरेशंस क्या होती है, हमारी दो तरह की टाइप्स होती है इसकी, एक फर्स्ट इज द अनकंडीशनल ब्रांच एंड द सेकंड वन इज द कंडीशनल ब्रांच। तो ये बेसिकली ब्रांचिंग मतलब की जरूरत क्यों पड़ी, कोई बता सकता है? Why we need this branching? सर कंडीशनल सेंटेंस में सर फॉर एग्जांपल जैसे हम सी लैंग्वेज में इफ और एल्स का इस्तेमाल करते थे ना सर, उसी तरीके से मतलब एक कंडीशन ट्रू हो तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी, अगर वो ट्रू नहीं है तो फिर अदर वाली इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। ओके तो ये आपने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दिया, बट अगेन हम अगर उसको हम बेसिक प्रिंसिपल के बाद वापस चलें कि हमारी जो ब्रांचिंग ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी। लेट अस सपोज हमें प्रोग्राम के बीच में ना किसी और चीज को, फंक्शन को हमें एक्सेस करना है, कोई और फंक्शन है, जैसे आप सिंपल बात करते हैं फंक्शन की बात करते हैं, आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, तो उस फंक्शन को बेसिकली हमें एक्सेस करना है बीच में प्रोग्राम के, तो हम क्या करते हैं, हम ब्रांचिंग ऑपरेशन को यूज करते हैं कि न्यू लोकेशन से वो वहां से फंक्शन लेगा, ऑपरेट कर देगा। अगर कोई कंडीशन नहीं है ना, हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, जैसे तो ये कंडीशनल ब्रांचिंग है, हो सकती है, जरूरी नहीं है। इफ में अगर आप जंप करा रहे हो तो, है ना, जरूरी नहीं है इफ और एल्स में आप जंप कराओगे, तो हमारी ये कंडीशनल ब्रांचिंग है। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली किसी फंक्शन को आप एक्सेस कर रहे हो कहीं किसी और लोकेशन से या किसी और लोकेशन पे जा रहे हो, तो वो हमारी हो जाती है अनकंडीशनल ब्रांचिंग। तो बेसिकली ये फंक्शंस की जरूरत हमें प्रोग्रामिंग में क्यों पड़ी, कोई बता सकता है? अभी हमने बोला ब्रांचिंग, हम न्यू लोकेशन पे जाके और उस प्रोग्राम को, एक छोटा सा हमने जो फंक्शन बनाया है उसको एक्सेस करते हैं और वापस अपने मेन प्रोग्राम में आ जाते हैं। तो बेसिकली इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें एक नए फंक्शन बनाने की, इतनी मेहनत करी, हम इतनी दूर चल के जाएंगे, वहां पे प्रोग्राम चलाएंगे, वापस फिर आएंगे, वैसे ही थक जाएंगे। सर एक तो ये कोड कम कर देता है, फिर क्या कम कर, रीयूजेबिलिटी काफी बढ़ा देता है। ओके और तो कंफ्यूजन भी सर अवॉइड करता है काफी। कंफ्यूजन भी अवॉइड करता है, नहीं ये कम कर देता है प्रोग्राम का, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा उसके, इसको फंक्शन थोड़ा रिकॉल करने के लिए। इलेबोरेट करोगे साकिब इसको? इलेबोरेट का जैसे कि एक बार फंक्शन को लिख दिए और बार बार हमको उसको यूज करना है तो सिर्फ उसको रिकॉल कर लेंगे, इस तरह बार बार लिखेंगे तो उसका साइज बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल, बट अगेन अगर हमें मान लीजिए उस फंक्शन को सिर्फ एक ही बार यूज करना है, तो इट इज गुड कि हम उसको फंक्शन बना के यूज करें या फिर डायरेक्टली प्रोग्राम में उसको लिख दें मेन प्रोग्राम में, अगर सिर्फ एक ही बार यूज करना है। तब तो दोनों बात बराबर ही पड़ेगा, एक बार एक डिफाइन करना ही पड़ेगा उसको। नहीं तो हमें क्या फंक्शन डिफाइन करना, इट इज गुड टू डिफाइन द फंक्शन, अगर सिर्फ उसको प्रोग्राम में हमेशा ही सिर्फ एक बार यूज करना है। एक ही बार यूज करना है तब तो वहीं लिख सकते हैं जहाँ यूज करना है। अगर नहीं लिखा तो क्या इफेक्ट होता है प्रोग्राम में? दोनों केस में चलेगा और बहुत अच्छा चलेगा, बट डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? सर मेरे ख्याल से यूजर की रीडेबिलिटी के लिए बना ही लेना चाहिए। बना ही लेना चाहिए क्या हो? तो जो रिकॉल करने में उसको टाइम लगता है तो वो भी है। हाँ है ना, जो टाइम बेसिकली हमारा क्या है फंक्शन, टाइम और मेमोरी एक बहुत बड़ी कंस्ट्रेंट होती है प्रोग्रामिंग में। तो अगर आपको सिर्फ एक ही बार यूज करना है उस प्रोग्राम को, तो आप अपने मेन प्रोग्राम में रख लीजिए उस चीज को, अलग क्यों जाना? अलग जाओगे तो आपका टाइम एज वेल एज मेमोरी, बिकॉज इंस्ट्रक्शन ज्यादा होगी, आप जब कंडीशनल ब्रांचिंग लगा रहे हो, तो उस केस में आपकी जो फंक्शनैलिटी, आपकी जो टाइमिंग और स्पेस है वो
थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। बट अगेन जैसे कि साकिब ने बोला कि अगर हमारे पास वो फंक्शंस बहुत बार यूज हो रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं हम उस चीज को, तो वी कैन डू दैट कि वहां पे जाएंगे, हम उसको एक्सेस किया, वापस अपने मेन प्रोग्राम में आ गए। अब इस कंडीशन के अंदर आप जंप कर रहे हो किसी फंक्शन के अंदर, उस कंडीशन के अंदर जो करंट प्रोग्राम की वैल्यूज हैं वो कहाँ जाती हैं? लेट मी आस्क। स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर नहीं, स्टैक पॉइंटर में तो नहीं जाएंगी। फहद। यस सर। अच्छा फहद आप ही है? नहीं, दूसरे वाले फहद जो सुनते नहीं है। रोल नंबर 45, रोल नंबर 45 फहद, रोल नंबर 45 फहद। एब्सेंट मार्क कर देते हैं इनकी। हो आप कहाँ चले गए थे भाई? बाहर आ गए थे। चलिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर बिजी हो? पूछ सकते हैं, चलिए अच्छी बात है। तो हमारा क्वेश्चन ये था, अगर हमें कंडीशनल ब्रांच या अनकंडीशनल ब्रांचिंग करते हैं तो करंट प्रोग्राम की वैल्यू ब्रांचिंग में जाने से पहले जो वैल्यू जो प्रोग्राम चल रहा होगा उसका क्या होगा? नो आइडिया? तो पहले कहते थे सर पूछो मत, मेरे को आइडिया ही नहीं है। कहकशा। रोल नंबर 15, रोल नंबर 15 कहकशा, रोल नंबर 15। एक तो आप आते ही कम हो कहकशा, ऊपर से आप आंसर भी नहीं देते। माइक आपका ऑफ है या फिर क्या प्रॉब्लम है? कनेक्ट करके स्पीकर मोड पे रखा था ना, तो माइक खराब है फोन का, तो ब्लूटूथ से खराब कनेक्ट है, करना पड़ता चलिए है। अभी सही है? यस सर। ओके चलिए अब बताइए आंसर। सर क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया तो पूछ लिया कीजिए, क्वेश्चन ना समझ में आया तो। क्वेश्चन हमारा ये है कि आपका एक प्रोग्राम चला रहे हो, रन कर रहे हो, प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप रन कर रहे हो, सडनली आपने कोई कंडीशनल ब्रांच आपने प्रोग्राम में लिखी हुई है या फिर अनकंडीशनल ब्रांच कोई भी ब्रांच लिखी हुई है, तो प्रोग्राम क्या करता है कि उस मेन प्रोग्राम से उठ के एक न्यू लोकेशन पे चला जाता है और वहां से वो प्रोग्राम एक्सेस करना स्टार्ट कर देता है। जो आपका मेन प्रोग्राम है उस कंडीशन में उस मेन प्रोग्राम का क्या होगा? उस कंडीशन में मेन प्रोग्राम का क्या होगा? बिकॉज वो तो उठ के नई लोकेशन पे चला गया। हाँ, तो फिर उस लोकेशन से एक्सेस करके जैसे नए लोकेशन पे चला गया तो उस लोकेशन से एक्सेस करके वापस से पहुंचेगा जब तक कोई रिटर्न स्टेटमेंट ऐसा कुछ ना हो उस ब्लॉक में वापस पहुंचने के लिए। लेकिन तो वहां से लेकिन अभी एक प्रॉब्लम क्या है कि जब हम नई लोकेशन पे जाते हैं, बिकॉज ना माइक्रो प्रोसेसर तो स्मार्ट है नहीं, है ना, वो तो मतलब जो कहोगे वही करेगा। तो जब आप नई लोकेशन पे गए उसने तो पुराना वाला सब कुछ भूल जाएगा वो तो। हाँ, वो वापस से फिर से तो वापस से सब कुछ पूरा भूल जाएगा एक्सेस उसके लिए। प्रोसेस करेगा। फिर कैसे, मतलब उसको कैसे याद दिलाया जाए उस चीज के लिए जो कि वो भूल चुका है? बिकॉज उसको जो कहेंगे बस वही करेगा वो तो, और हमने कुछ वैल्यू तो स्टोर करी नहीं। देन व्हाट, क्या होगा? इलाज बात के पीछे अब तो सरकारी में कुछ हुआ सर ऐसा कुछ रिटर्न वगैरह का यूज करना है जहाँ पे हमें पता है कि वो उठ के कंडीशन वहां जाएगी, वहां पे फुलफिल होने के बाद उस ब्लॉक में रिटर्न वगैरह कुछ यूज करना हो। नहीं, वापस तो आ गया वो, है ना, आपने वहां पे बोला कि आप वापस चले जाइए, वो वापस आ गया, लेकिन पुराना तो सब कुछ भूल जाएगा वो, ऐसा है ना। तो उसको याद कैसे दिलाएं? क्या तरीका हो सकता है उसको याद दिलाने का? सर नहीं, आइडिया नहीं है। नहीं आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं। बजाउद्दीन खान, रोल नंबर 43। हमने क्लास में बताया था, किसी ने अभी जो बोला था वो गलत बोला था, मतलब कुछ क्लोज थे लेकिन गलत बोला था। बजाउद्दीन प्लीज बताइए, बता सकते हैं? सर नहीं, आइडिया नहीं है, मेरी पहली क्लास है। अच्छा आप पहली बार ही आए हो चश्मा लगाकर, चलिए अच्छी बात है। ओके शाहिद। यस सर। जी नहीं, दूसरे वाले शाहिद, एक और शाहिद है ना? यस सर। यस हाँ शाहिद बताइए। मतलब आपकी क्लास में जो दो नाम वाले हैं वो एक आंसर देते हैं, दूसरे आंसर नहीं देते, कई बार एक का फायदा दूसरे को चला जाता है। एनीवे चलिए शाहिद बताइए।
सर आइडिया नहीं है सर। आइडिया नहीं है, चलिए। राजकुमार, यस सर। आपको आइडिया है? आइडिया नहीं है, नहीं रहा है सर। आपको भी नहीं है। राजीव, यस सर। आपको आइडिया है? नो सर, नहीं पता। रसिक, रसिक, Yes, sir. डू यू हैव एनी आइडिया? Sir, program counter stores the memory address. प्रोग्राम काउंटर तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करता है उसका एड्रेस स्टोर करता है। Sir. नहीं पता, ओके चलिए, जब जिनको पता है उनके पास आ जाते हैं। मयंक, सर सी प्लस प्लस वगैरह का तो हिसाब पता था कि वैल्यू क्यों नहीं लॉस्ट होती है। क्यों? इसमें भी शायद वही होता होगा। क्यों? मतलब सर स्टैक प्रिपेयर करके रखते थे, जैसे जैसे कॉल हो रही है स्टैक में वैल्यूज डालते रहते थे ब्लॉक वाइज। ओके, काशिफ, सही कहा मयंक ने। यस सर। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने अभी किसने स्टैक पॉइंटर का यूज किया था? पॉइंटर पॉइंट करता है ना, लेकिन एक स्टैक मेमोरी हमने पहले बात की थी, एक स्टैक हमारा रिजर्व रहता है। हमने पहले भी ये चीज बोली थी। जो प्रोग्राम, जैसे अब इस ब्रांचिंग में हमारा क्या हुआ, अब जो मेन प्रोग्राम का कंटेंट था लास्ट इंस्ट्रक्शन के, वो सारा का सारा हमारा स्टैक के अंदर स्टोर हो जाता है, और हम एक नई लोकेशन पे जाके एक नया प्रोग्राम, बिकॉज उसके लिए तो नया ही है वो फंक्शन, वो नया प्रोग्राम उसको एक्सेस करते हैं, रन करते हैं, एंड देन वो वापस आता है, रिटर्न कंडीशन पे आता है। जैसे ही वो रिटर्न कंडीशन पे अपनी मेन प्रोग्राम में आता है, स्टैक में जो आपने टेम्पररी स्टोर किया हुआ था डाटा, वो वापस एक्सेस होके दोबारा से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है ये चीज? किसी को डाउट इस चीज में? Sir, एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, रिपीट कर देते हैं। हमारे पास एक रिजर्व मेमोरी होती है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, वो होती है, उसको कहते हैं हम स्टैक बेसिकली टेम्पररी स्टोरेज के लिए दी जाती है। यानी हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं, बीच में हमें, जैसे मैंने बोला, माइक्रो प्रोसेसर या कोई भी प्रोग्रामिंग है वो स्मार्ट नहीं है। एआई आजकल जो एआई एनडीएल वगैरह है, चलो वो तो स्मार्टनेस आ गई उसके अंदर, लेकिन उस जमाने में इतनी स्मार्टनेस नहीं थी जिस टाइम पे 8085 इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उसको जो बताओगे वो वही चीज याद रखेगा, जैसे ही आप आगे चलोगे वो चीज पुरानी वाली भूल जाएगा। उसके अंदर प्रॉब्लम है ये चीज। तो एक मेमोरी बनाई गई, स्टैक मेमोरी, कि जैसे ही आप न्यू लोकेशन पे या फिर नया फंक्शन पे जाके कुछ एक्सेस करते हो, तो पुराने वाला जो डाटा है ना, आपका डाटा है, इंस्ट्रक्शन है, या फिर जहाँ पे कुछ भी है, वो वहां पर टेम्परेली स्टैक में जाके स्टोर हो जाती है। अब आपने किसी न्यू लोकेशन पे गए थे, यहाँ पे न्यू लोकेशन पे जाने के बाद में आपने वो प्रोग्राम एक्सेस किया, प्रोग्राम एक्सेस करने के बाद में, रन करने के बाद में आपने रिटर्न इंस्ट्रक्शन ली। रिटर्न इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद में वो वापस अपने मेन प्रोग्राम में आ गया। जब वो मेन प्रोग्राम में आया तो उसको तो पता होना चाहिए ना कि हमने उसने प्रोग्राम ने कहाँ उसको छोड़ा था। वो चीज स्टैक में पड़ी होती है, वो अपने आप ही स्टैक में डाल देता है। फिर वो स्टैक से क्या करता है, वहां से उसको पिकअप करता है और वापस अपनी प्रोग्राम को रिज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है? इंस्ट्रक्शन क्या रहता है स्टैक से लाने के लिए वापस प्रोग्राम? अगर आपको खुद से देनी है, वैसे तो ये अपने आप ही करेगा ये चीज, लेकिन कई बार आप इंटेंशनली कुछ राइट कराना चाहते हैं टेम्पररी, तो उसके लिए पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शंस होती हैं। थैंक यू सर। बट अगेन, इस कंडीशन में अनकंडीशनल ब्रांचेज हम जब डायरेक्ट लगाते हैं, जब रिटर्न फंक्शन लेगा तो वो अपने आप स्टैक से उठा लेगा। उस कंडीशन में आपको पुश एंड पॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। अगर हम पड़ेगी तो हम देखते हैं उस चीज को जब हम एग्जाम्पल पे आएंगे। ठीक है? ओके सर। ओके, चलिए कुछ इंस्ट्रक्शंस अनकंडीशनल ब्रांच की देखते हैं। हमारी अनकंडीशनल ब्रांच देखेंगे हम एग्जांपल्स के तौर पे। तो फर्स्ट वन इज अनकंडीशनल ब्रांच। हमारी जंप इंस्ट्रक्शंस हैं, जेएमपी और एड्रेस, यानी हम डायरेक्टली, एक हमारे पास कुछ एड्रेस दिया गया होता है, उस एड्रेस पे हम डायरेक्टली जंप कर जाते हैं, एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट थिंग। हम उस एड्रेस पे डायरेक्टली चले गए। अब इस कंडीशन में प्रोग्राम खुद उठ के जाता है, यानी जो समझ लीजिए एक तरह से कर्सर जो है ना, वो खुद उठ के जंप करके उस लोकेशन पे जाता है, जंप एड्रेस की केस के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा कॉल एड्रेस। कॉल में क्या होता है, जो आप जिस चीज को एक्सेस कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन, जो प्रोग्राम वहां पे पड़ा हुआ है उसको उस एड्रेस से कॉल करता है एज अ सब रूटीन और एग्जीक्यूट करता है। यानी वो वहां पे ना जाने की वजह से, ना मतलब वो वहां पे गया नहीं, बल्कि वहां की जो प्रोग्राम जो वहां पे पड़ा हुआ है, कोई फंक्शन जो पड़ा हुआ है, उसको अपने मेन प्रोग्राम में कॉल करता है
और उसको एग्जीक्यूट करता है एज अ सब रूटीन. तो these are the two instruction, main instruction. Apart from that we have the return instruction, return from a subroutine. सब रूटीन क्या होता है? सब रूटीन यानी फंक्शन जो होते हैं बेसिकली, यानी आप ब्रांचेस कह सकते हैं एक चीज को ना, छोटे छोटे आपने फंक्शंस बना दिए हैं, उसको हम सब रूटीन्स बोलते हैं. क्लियर है? छोटे फंक्शंस जो हैं उसको आप सब रूटीन्स बोल रहे हैं. ओके, क्लियर है? राजीव ने पूछा था ना क्वेश्चन ये. यस सर. हाँ, क्लियर है राजीव? जो फंक्शंस, छोटे फंक्शंस हैं हमारे, उसको हम सब रूटीन्स बोल रहे हैं, जो मेन प्रोग्राम से अलग है. तो अब उस जो फंक्शन है, फिर जो भी फंक्शन आपने कॉल किया है या फिर जिस लोकेशन पे गए हो, उसके वहां से वापस भी तो आना है आपको. वापस आने के लिए हम रिटर्न, RET जो होती है, रिटर्न फ्रॉम अ सब रूटीन का एक हमारा इंस्ट्रक्शन है, इसको हम यूज करते हैं. इसका मतलब ये होता है कि वापस आप अपने मेन प्रोग्राम में आ जाइए. तो द एड्रेस स्पेसिफाइड टू ऑल ब्रांच ऑपरेशन मस्ट बी 16 बिट्स. ये हमने हमेशा बोलते आए हैं आपको शुरू से कि जो एड्रेसेस जितने भी होते हैं ना, वो 8085 के अंदर वो हमेशा 16 बिट्स के होते हैं. 16 बिट्स से ना ज्यादा होंगे ना कम होंगे. नेक्स्ट आती है हमारी कंडीशनल ब्रांचेस. कंडीशनल ब्रांचेस में बहुत सिंपल है. जेजेड मतलब जंप ऑन जीरो. जैसे ही आपका रिजल्ट कुछ भी आपका, हम इसमें क्या कर रहे हैं, क्या चीज चेक कर रहे हैं? जंप इफ जीरो. क्या चीज चेक कर रही होगी? लेट अस मी आस्क. कायम आपसे ही पूछते हैं, आपका नाम याद यस कर रहे हैं. सर, यस जी, ये सर. जेजेड क्या करता है इंस्ट्रक्शन? जब न्यू लोकेशन में जाते हैं. नहीं, जाते तो हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब इंस्ट्रक्शन है. लेकिन ये क्या कंडीशन चेक कर रहा है? हमें कंडीशनल ब्रांच लिख रहे हैं ना यहाँ पे, यस सर. है ना? तो ये क्या कंडीशन चेक कर रहा है जेजेड? किस चीज की कंडीशन चेक कर रहा है? जो कंडीशन चेक कर रहे हैं वो मिला है कि नहीं. नहीं, क्या कंडीशन है वो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के अंदर? ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, इसमें जंप क्या टू चेक कर वन रहा है? जीरोस. जीरोस. उस जीरो क्या कंडीशन में चेक कर जीरो. रहा है? उस कंडीशन में जीरो, जैसे कि सब सम या ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो करते हैं सर, उसमें से वो जीरो फ्लैग आप जो बोले, तीन बताए, जीरो, कैरी और तो वो जीरो मिला है कि नहीं, उसी को चेक कर रहा है. 3 सिर्फ उसी कंडीशन में बताया था. टोटल हमारे कितने होते हैं, कोई बता टोटल सकता का है? तो नहीं सर, हम नहीं पता. 5 होते हैं. 5 होते हैं ना. कौन कौन से होते हैं? 2 बचे हुए. ऑक्सिलरी एंड सर पैरेटी. एक पैरिटी हो गया आपके हाँ, पास. पैरी. और क्या करते हैं? दोनों बता दीजिए. जैसे कायम नहीं आए थे और बहुत सारे लोग नहीं आए थे, तो क्या होते हैं जल्दी से? सर पैरिटी केस में सर अगर पैरिटी नंबर फॉर इवन और एग्जांपल ऑड को दिखाता है. पैरिटी. यस अजरान, आप पहली बार बोले हैं, आपसे पूछ लेते हैं. पैरिटी जीरो, ऑड को और इवन को कैसे दिखाता है? कब 1 होता है, कब 0 होता है पैरिटी फ्लैग? कब सेट और कब रीसेट होता है? रिजवान यस सर. जी बताइए. वो सब फ्लैग में सर वो करंट स्टेटस दिखाता है सर. हाँ, वो पैरिटी फ्लैग की ऑपरेशन पूछ का. रहे हैं. आपने कहा 0 एंड 1 होता है, तो कैसे, कब 0 यस होता है, सर. कब 1 होता है? सर जब इवन हो जाता है सर, जब इवन हाँ. पैरिटी होगा तो 1 शो करेगा. और पैरिटी होता क्या है? पैरिटी फ्लैग होता है सर. अरे पैरिटी फ्लैग तो होता है, बेसिकली वो चेक क्या करता है? जो ऑपरेशन करवाए सर उसका करंट स्टेटस हो. करंट स्टेटस ना एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं. काशिफ. काशिफ जी एक्सप्लेन करेंगे सर पैरिटी को. पैरिटी को जी. सर जो अभी करंट बिट होता है सर, मतलब जिस भी बिट पे ऑपरेशन चल रहा है सर, तो उसका मतलब सर इवन और ऑड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वही वो पैरिटी बताता है कि अभी उसका बिट इवन है या ऑड है. नहीं, बिल्कुल भी नंबर नहीं. ऑफ द वन सर चेक करता है. एलएसबी तो से अगर वो कंपेयर इवन करता है है सर वो. तो फिर वो ओके, पैरिटी बन नहीं जाएगा. ऐसा नहीं होता. रोहित है? सर मैं यही चित्ररंजन 2 मिनट रोहित से पूछ लेते हैं. हाँ है ना, पहली बार पूछ. रोहित बताइए. चित्ररंजन आपके पास भी आते हैं हम 2 मिनट में. रोहित, पैरिटी में क्या होता है? सर जितना भी याद है सर, वो ऑड इवन का स्टेटमेंट ही चेक करता है सर. ऑड इवन किसको चेक करता है? वो तो हम पूछना चाह रहे हैं, वो तो बताया नहीं किसी ने. सर ऑड इवन में वो नहीं है कि मतलब एलएसबी अगर डिफरेंट है तो सर नंबर ऑफ पैरिटी द ट्रू हो वन गई. सर नंबर ऑफ द वन चेक करते हैं सर इनपुट के नंबर ऑफ नंबर ऑफ वंस चेक करते हैं. बिल्कुल, सर वन यानी जो रिजल्टेंट जो आंसर आ रहा है ना आपका, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के बाद में, तो उसमें नंबर ऑफ वंस इवन है या फिर ऑड है, वो हम चेक करते हैं. इवन होते हैं तो हमारा पैरिटी फ्लैग 0 होगा कि 1 होगा?
सो 1 सर 1 होगा। वन सर होगा जब तो इवन पैरिटी लिया होगा तो 1 होगा। 1 होगा। पैरिटी मतलब नंबर ऑफ वंस इन द रिजल्ट, रिजल्ट में एक जो नंबर है वो कितनी बार आ रहे हैं काउंट कर लीजिए। अगर इवन है तो 1 होगा पैरिटी फ्लैग, अगर ऑड है तो हमारा 0 होगा। अच्छा हमने किसको बोला था रुकने के लिए? चितरंजन। चितरंजन, राइट। चितरंजन ऑक्सिलरी कैरी क्या होता है? सर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग में क्या होता है? if there is a carry out of third bit to 4 bit and then बिल्कुल अगर सही, थर्ड बिट 4 बिट पे तो सर एग्जैक्टली कैरी फ्लैग होता है, अगर बिल्कुल नहीं यानी होता बिल्कुल सही बोला। यानी जब हम एडिशन करते हैं ना उसमें हमारा टोटल 8 बिट्स होती हैं, 1 2 है ना। तो जब थर्ड बिट से फोर्थ बिट की तरफ हमारा कुछ कैरी हो रहा होता है तब हम ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग को सेट कर देते हैं या फिर रीसेट, या फिर कैरी नहीं होता थर्ड तो फिर वो बोलेंगे 0 फोर्थ होता है। बिट बोलेंगे सर? थर्ड बोलेंगे ना, 0 से स्टार्ट होती है ना हमारी बिट। यस सर, 0 से D0 से D3 टू D4 जाएंगे तब बोलेंगे, लेकिन सर उसे पढ़ते तो फोर्थ बिट ही है ना। अगर आप 0 बिट से स्टार्ट कर रहे हैं तो इट्स बेटर टू पुट इट एज अ थर्ड बिट, है ना। D0 ओके। 0 बिट बोलेंगे ना। अगर आप फर्स्ट बिट से स्टार्ट कर रहे हो तो आप फोर्थ टू फोर्थ बोलोगे, बट हम D0 से स्टार्ट करते हैं ना तो हम थर्ड टू फोर्थ बोलते हैं। ओके अगर मैंने शायद गलत बोल दिया, सॉरी, अगर मतलब फ्लो में हमने स्टार्टिंग में गलत बोल दिया हो तो बेसिकली थर्ड टू फोर्थ बिट होती है बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 बिट और हमारी टोटल हमारी 7 बिट होती है। बिट हमारी एक्चुअल में 8 बिट का नंबर होता है, बट वी स्टार्ट फ्रॉम, हमने सर, 0 एक क्वेश्चन बोल है। रहे हैं। जी बताइए। सर जो ये ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है, ये सर जो प्रोग्रामर होता है वो एक्सेस सर कर पाता है ना सर? यूजली जैसे एक्सेस नहीं करता, वो सिर्फ इंटरनल प्रोग्रामिंग के लिए यूज की जाती है। इंटरनल फंक्शन जो आप प्रोग्राम करते हैं ना तो वो सिर्फ उसके लिए यूज की जाती है। आप चेक करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका किसी इस्तेमाल नहीं करोगे आप। यूजली हमने तो नहीं देखा अभी तक कोई कहीं यूज करते हुए, ज्यादा हमने प्रोग्रामिंग भी नहीं करी होगी, बट अगेन हमने ज्यादा यूज नहीं देखा। एंड ये सिर्फ इंटरनल ऑपरेशन के लिए यूज की जाती है ज्यादातर। ओके सर। ठीक है, तो आप मतलब जो कोई इंस्ट्रक्शन इंटरनल नहीं से जो देखोगे। प्रोसेसिंग करते हैं उसमें हाँ, इंस्ट्रक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है ना तो वो उसलिए यूज की जाती है हमारी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। यूजर एक्सेस करना चाहे कर ले, बट मैंने तो कोई इंस्ट्रक्शन मुझे याद नहीं है जिसमें ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग चेक हो रही होगी। बट अगेन प्रोग्रामिंग की कोई लिमिट नहीं है ना। कोई ऐसा प्रोग्राम बना दो जिसमें आपको जरूरत पड़े थर्ड टू फोर्थ बिट पे जाने के लिए और चेक करने के लिए, देन यू कैन डू दैट थिंग, है ना। चलिए हमारा JZ में क्या हो रहा होता है, हमारा 0, अगर हमारा फ्लैग जो है 0 फ्लैग जो है वो हमारा सेट है तो हमारा उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। JZ जंप इफ नो 0, यानी जो 0 फ्लैग है वो अगर 0 नहीं है ना, 0 नहीं है तो हमारा किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे जंप करेगा, अदरवाइज जंप नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है जंप इफ कैरी। हमने कैरी फ्लैग चेक किया कि अगर कैरी फ्लैग हमारा सेट है 1 है तो जंप करे उस पर्टिकुलर एड्रेस पे ऊपर, अदरवाइज जंप नहीं करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव जंप इफ नो कैरी। इसका बिल्कुल रिवर्स हो गया कि अगर हमारा कैरी फ्लैग 0 रहेगा यानी सेट नहीं है, नॉट सेट है, तो हमारा जंप करेगा, अदरवाइज जंप नहीं करेगा। इसके अलावा हमारा जंप ऑन प्लस, यानी आप साइन फ्लैग की हम बात कर रहे हैं। अगर हमारा साइन फ्लैग हमारा सेट है तो हमारा जंप करेगा, अदरवाइज जंप नहीं करेगा। सेम थिंग हमारा जंप इफ माइनस, अगर आपका साइन फ्लैग आपका सेट नहीं है, सेट है सॉरी, तो हमारा जंप करेगा, अगर माइनस है अदरवाइज जंप नहीं करेगा। आई थिंक ये जंप इंस्ट्रक्शन को इतनी मुश्किल नहीं है, याद भी हो गई होंगी आप लोगों को। सर ये नॉट सेट का मतलब रीसेट ही है ना? हाँ, रीसेट वाली मतलब जो सेट कंडीशन, मतलब 1, नॉट सेट मतलब 0। रीसेट 0। हाँ, रीसेट 0, नॉट सेट। क्लियर ये चीज, किसी को डाउट इसमें? नो सर। नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में हमारी 2 इंस्ट्रक्शंस आती हैं मशीन कंट्रोल, जो हमने लैब में भी देखी थी। लास्ट इंस्ट्रक्शन जो होती है हमेशा प्रोग्राम की वो होल्ट होती है ना, स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जो भी आप प्रोग्राम रन कर रहे हो आपको उसको स्टॉप तो करना ही होता है। देन वी नीड हॉल्ट स्टेटमेंट की HLT आप लगाइए और एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की आप स्टॉप कर सकते हैं जहां पे भी आपने एंड करना है प्रोग्राम को। नेक्स्ट आता है हमारा NOP, नो ऑपरेशन। बेसिकली ये एक, अगर जैसे इसमें लिखा भी है डिबगिंग, या फिर कभी आपको कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो आप रन कराते हो, उसका एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है ना तो थोड़ा सा ज्यादा ले लेता है। देन यू नीड दिस ऑपरेशन, नो ऑपरेशन, यानी कुछ टाइम के लिए जितने बिट्स हैं उस टाइमिंग के लिए वो ऑपरेशन कुछ परफॉर्म नहीं करता है। So you can use that thing in during the debugging program. It is one way of doing
नो ऑपरेशन, कि आप प्रोग्राम रन करा रहे हो, अच्छा ये कुछ करेगा तो कुछ ऑपरेशन ना करे। या फिर आप कंडीशनल स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो कि जैसे आपने इफ एल्स की बात करी ना, इफ जंप इफ जीरो, तो उस इफ दिस इज ट्रू तो कोई ऑपरेशन ना करे, अगर इफ इट इज फॉल्स तो वो ये ऑपरेशन करे। तो यू कैन यूज इट एनी वे ऑफ, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड अगेन सेकंड थिंग, अगर आप कोई फंक्शन आपका डिले हो रहा है या फिर आपका कोई एग्जीक्यूशन प्रोग्राम ना सिस्टम हैंग करना स्टार्ट कर दिया, देन यू नीड टू परफॉर्म समथिंग ना। आप यूजर में कुछ बना रहे हो, आपका सिस्टम सडनली हैंग करने लगे बिकॉज ऑफ दी आप जो आपने प्रोग्राम बनाया उसकी वजह से, तो आप इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द न्यू इंस्ट्रक्शन वो उसको एग्जीक्यूट करे, आपको नो ऑपरेशन यूज कर लीजिए, तो आपको थोड़ा सा कुछ टाइम आपको मिल जाएगा। कितनी बार यूज करना है दैट डिपेंड्स अपॉन यू। 948 नेक्स्ट आती है हमारी डिफरेंट ऑपरेंड टाइप्स, जो हम देख भी चुके हैं काफी बारी। सो देयर मे बी एन ऑपरेंड इम्प्लाइड, एक होता है हमारा इम्प्लाइड ऑपरेंड। इम्प्लाइड ऑपरेंड में क्या होता है, हमारा कोई भी ऑपरेंड साथ में नहीं होता, हम इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ इज एग्जीक्यूशन हमारा करता है। दैट इज ये हमारा HLT नो ऑपरेशन, ये सर हमारी एनओपी फिर से यस राजीव। सर एनओपी के टाइम में नेटवर्क इशू आ गया था सर, क्लियर नहीं आ पाया आवाज। चलिए, एनओपी बेसिकली नो ऑपरेशन होता है, यानी अभी कभी कभी क्या होता है जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हो तो आपका सडनली क्या होता है, आपका प्रोग्राम सडनली हैंग करना स्टार्ट कर जाता है। एक एग्जांपल दे रहे हैं हम सिर्फ, है ना, जरूरी नहीं है वहां पे यूज करें, एक एग्जांपल दे रहे हैं। बिकॉज ऑफ द प्रोग्राम जो आप बना रहे हो और आप स्टेप बाय स्टेप रन करके देख रहे हो, आपका प्रोग्राम सडनली हैंग करना स्टार्ट कर गया। तो हैंग क्यों कर रहा है, बिकॉज आप प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा ले रहे हो किसी प्रोग्राम के लिए, यानी प्रोग्राम बहुत ज्यादा आपका ना आपकी प्रोसेसिंग पावर को एक ना यूज कर रहा है वो। तो उस कंडीशन के अंदर बिकॉज आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है कि आपको अपना प्रोग्राम जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको थोड़ी देर के बाद में डिले करके आपको उसको एग्जीक्यूट करानी है, देन यू नीड दिस नो ऑपरेशन फंक्शन, कि आपने ना थोड़ी देर के लिए आपने ना अपने प्रोग्राम को थोड़ा राहत दी कि भाई अभी आप कोई ऑपरेशन मत कीजिए, जो पुरानी आपकी जो बैकलॉग्स पड़ी हुई हैं आप उसको क्लियर कीजिए, जब आप थोड़ा फ्री अप हो जाएंगे देन वी विल परफॉर्म दी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो ये एक एग्जांपल है, एक वे ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। क्लियर है राजीव? यस सर। सर स्पेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पेस पे मतलब ऑपरेशन पे? स्पेस पे हाँ ऑब्वियसली बात है, स्पेस होता है, बिल्कुल स्पेस लेगा, ये कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन में लेगा, बिकॉज इंस्ट्रक्शन है तो 1 सर बाइट तो टाइम भी लेगा। टाइम भी लेगा, तभी हमने वही बोला जब एग्जीक्यूशन टाइम को बढ़ा रहा है वो बेसिकली, क्योंकि क्या हो रहा है कि आपकी जो पुरानी इंस्ट्रक्शंस हैं वो कंप्लीट तो नहीं हो पाई और आपने नई इंस्ट्रक्शन ले ली, तो उस कंडीशन में क्या होगा, चीजें ओवरलैप होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही ओवरलैप होनी स्टार्ट हो जाएंगी आपका प्रोग्राम हैंग करना स्टार्ट कर देगा। तो उस कंडीशन को दूर करने के लिए हम नो ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं, कि आपको थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाए और आप देख सकें रिजल्ट में कि रिजल्ट में हो क्या रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पे है। सर यहाँ पे ड्यूरेशन भी प्रोवाइड करेंगे? ड्यूरेशन नो ऑपरेशन का 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है, 1 बाइट में यानी 3 क्लॉक साइकिल देगा ये। तो सर ये कितना डिले करेगा? 3 क्लॉक साइकिल। ओके सर। है ना, अभी हम जब आएंगे वापस टाइमिंग डायग्राम पढ़ेंगे, क्लॉक साइकिल्स क्या होती हैं वो आपको वहां पे भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके सर। ओके चलिए नेक्स्ट आती है हमारे दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हमने बात करें तो ऑपरेंड्स की, हमने CMA की बात की, ये हमारा इम्प्लाइड ऑपरेंड है, यानी हमारा कोई भी हमारा इसके अंदर कोई भी डाटा या फिर कोई रजिस्टर नहीं है, सीधा सीधा हम डायरेक्टली एक इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ इज सेल्फ सफिशिएंट टू डू परफॉर्म द सर्टेन ऑपरेशन, दैट इज नोन एज अ इम्प्लाइड ऑपरेंड होता है हमारा। ये CMA क्या करता है, कोई बता सकता है? एक्यूमुलेटर में जो भी पड़ा हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट में होता क्या है, सब बिट जिस रिवर्स टू सेट हो जाएंगे, 1 का 0 एंड 0 का 1 हो जाता है, बिल्कुल ठीक। तो बेसिकली CMA हमारा ये कर रहा होता है, इट इज वन एग्जांपल ऑफ द इम्प्लाइड ऑपरेंड। नेक्स्ट इज हमारे पास कुछ ना कुछ हमारा 8 बिट नंबर हो सकता है, ADI 4FH, हम डायरेक्टली हम इसको यूज कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास इस कंडीशन में हमारे पास इमीडिएट डाटा पड़ा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास इंटरनल रजिस्टर हो सकता है ऑपरेंड में, जैसे हमने बात की सब भी, ये हमारा कुछ इंटरनल रजिस्टर है जो हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास डायरेक्टली 16 बिट का एड्रेस हो सकता है, एड्रेस हमेशा 16 बिट का ही होता है, हम डायरेक्टली हमारे पास कोई मेमोरी एड्रेस भी हो सकता है। सो दीज आर द 4 वे ऑफ स्पेसिफाइंग द ऑपरेंड। फर्स्ट वाले में तो ऑपरेंड है ही नहीं, तो हम बोल सकते हैं इम्प्लाइड ऑपरेंड, सेकंड वन इज द इमीडिएट डाटा, थर्ड वन इज द
रजिस्टर, बेसिकली हमारा रजिस्टर इन्वॉल्व है, एंड द फोर्थ वन इज द मेमोरी एड्रेस, जो हम डायरेक्टली एड्रेस देते हैं. दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑपरेंड. नेक्स्ट आती है इंस्ट्रक्शन साइज. आई थिंक इंस्ट्रक्शन साइज बताने की जरूरत नहीं होगी, ये आई थिंक लैब में हम कर चुके हैं सब. याद है ना सबको या भूल गए? yes, याद है. 1 कितने टाइप्स की हो सकती है इंस्ट्रक्शन? मैक्सिमम 3 साइज? सर 3 बिल्कुल ठीक, 3 चलिए टाइप अच्छी तरह से याद है. बिल्कुल, आई थिंक ये भी हमें बताने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट आती है हमारी एड्रेसिंग मोड्स. इंपॉर्टेंट है ये. हमारी जो एड्रेसिंग मोड्स होती हैं वो बेसिकली हमारी 4 टाइप्स की होती है एड्रेसिंग मोड्स. फर्स्ट वन इज द इम्प्लाइड, इमीडिएट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. इम्प्लाइड के अंदर, अगेन इम्प्लाइड के अंदर हमारा, जैसे हमने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, इम्प्लाइड ऑपरेंड्स के इंस्ट्रक्शन के अंदर की सेल्फ कोई हमारा आगे ऑपरेंड ज़्यादा कुछ इन्वॉल्व नहीं होता है. हम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन को हम यूज करते हैं. CMA एक एग्जांपल दिया गया था. दिस इज फर्स्ट यानी इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड का एक एग्जांपल है, जब हमारी कोई भी हमारा ऑपरेंड नहीं है, हम डायरेक्टली एक्यूमुलेटर के डाटा को या फिर मेमोरी के डाटा को हम डायरेक्टली ही एक्सेस करके कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं. नेक्स्ट आता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. इसके अंदर हम डाटा का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कर रहे होते हैं कि हमारा जो भी हमारा डाटा है उसको हम यूज करके हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं. डायरेक्टली डाटा का इमीडिएटली कर रहे हैं. सर इसमें सर एक बार हैश वाला बात बता देंगे सर, वो अच्छा, थोड़ी क्लियर नहीं हैश है. वाला, हैश बेसिकली यूज किया जाता है. अब इस कंडीशन में देखिए 45 हैश यूज किया हुआ है. आपने एक चीज लर्न करके देखिएगा कि जो 45 बिना हैश के यूज करके देखिएगा जब आप प्रोग्राम बना रहे होंगे, कर रहे होंगे, और एक बार 45 में हैश लगा के देखिएगा. प्रॉब्लम क्या होती है कि ये 45 हमारे कितने बिट का नंबर है? सर 8 बिट. और हमने थोड़ी देर पहले एक चीज बोली थी, जो हमारा एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है? 16 बिट. 16 बिट का. तो ये एड्रेस तो हो नहीं सकता ना, क्या हो सकता है? नो सर, नो. यूजली जो नोटेट किया गया था इसमें हैश लगाना कंपल्शन था 45 हैश के लिए, बिकॉज हैश डोनेट्स दी डाटा. अगर हैश नहीं है तो इट डोनेट्स दी एड्रेस. आपने ये रन करके देखना है कि अब जो सिमुलेटर 8085 जो हम क्लास में पढ़ रहे थे सर उसमें इसमें सर दोनों मैंने किया था सर, तो हैश काम नहीं कर रहा था सर इसमें. हैश काम नहीं कर रहा था बिकॉज उसमें इंटरनली उसने कुछ फंक्शन दिया होगा. अगेन मैं वही चीज में आ रहा था आपके लिए. कुछ सिमुलेटर्स में हमारा हैश नहीं देता वो चीज, बिकॉज वो कहता है कि भैया हमारे पास ना जो डाटा है 45 वो डायरेक्टली 8 बिट का है. हमारे पास 16 बिट का नहीं है वो डाटा हमारे पास, बिकॉज अगर 16 बिट है तो वो तो एड्रेस ही होगा डायरेक्टली. तो उस कंडीशन के अंदर आप 45 हैश को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ नहीं देते हैं. दैट डिपेंड्स अपॉन, वेरी करता है आपको सिमुलेटर से सिमुलेटर कि वो इंस्ट्रक्शन सेट क्या दे रहे हैं. ठीक है, तो यू कैन यूज. और भी देखिए कोई और सिमुलेटर यूज कर रहा होगा तो उसमें भी आप अप्लाई करके देखिए कि हैश यूज करने के बाद में आपको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. ओके, बिकॉज हमारा जो डाटा है ना वो हमारा 8 बिट का ही डायरेक्टली. तो दैट्स वाई. चलिए, अगर हम डाटा इमीडिएटली डाटा को यूज कर रहे हैं तो वी कैन यूज एज अ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. नेक्स्ट आता है अगर हम एड्रेस को यूज कर रहे हैं 40,000 एच सर जी. सर इमीडिएट एड्रेस मोड में अगर 16 बिट डाटा यूज करें तो वो बी एड्रेस कितना यूज? बी बताइए, बी रजिस्टर का साइज कितना होता है? बी रजिस्टर सर 1 बाइट. 1 बाइट. और अगर आप 16 बिट यानी 2 बाइट का एड्रेस यूज कर रहे हैं तो क्या वो बी रजिस्टर में मूव कर पाएगा? सर तो वो एड्रेस मोड की तरह यूज कर सकते हैं उसको? हाँ, तो आपको एड्रेस 16 बिट का एड्रेस देना पड़ेगा. सर तो वहां पे फिर वो एड्रेस मोड की तरह नहीं यूज कर रहा सर सिमुलेटर में. क्लैरिफाई करोगे एक बार निशान? सर मूव इमीडिएटली के लिए हम लोग 2 तरह से यूज कर सकते हैं सर, हैश लगा करके और बिना हैश के. बिल्कुल. और अगर मेमोरी एड्रेस दे रहे हैं सर 16 बाइट का, 16 बिट का सॉरी, तो वो मेरा उस लोकेशन से जो डेटा होगा उसको मूव करेगा सर. बिल्कुल उसको मूव करेगा. लेकिन वो सिमुलेटर में जब यूज करते हैं सर तो वो उसी डेटा के लोअर बिट को कॉपी कर दे रहा है. उसी डेटा के लोअर बिट को कॉपी कर रहा है. लेट मी सी, मैं एक बार देख के आपके पास वापस आऊं देखकर. तो मतलब वो एज ए एड्रेस ट्रीट नहीं कर रहा हम डेटा वैसा डाटा सर यूज वो कर रहा है. डेटा की तरह यूज कर रहा है उसको. ओके, आई विल लुक इनटू दिस एंड आई विल गेट बैक टू यू. ठीक है, ओके सर. मैं आई थिंक क्लास के बाद ही देखकर मैं आपको क्लासरूम में इसको नोटिफाई कर दूंगा. ठीक है, ओके सर. ओके. चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमारा क्या होता है, हमारे किसी ना किसी एड्रेस के ऊपर कोई डाटा जो पड़ा हुआ है उस डाटा को हम डायरेक्टली लेते हैं और एड्रेस बेसिकली उस एड्रेस पे हम जाके डाटा को लेते हैं और अपने एक्यूमुलेटर या फिर जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर हम लोड करा लेते हैं. दैट इज व्हाट द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज ऑल अबाउट.
नेक्स्ट आती है हमारी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होती है, हमारे रजिस्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है। हम डायरेक्टली डाटा को एक्सेस नहीं कर रहे होते हैं, हम जो रजिस्टर का यूज करके हम डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द एड्रेसिंग मोड। 957 आई थिंक। हम एड्रेसिंग मोड को दोबारा आएंगे एंड देन वी विल again come back. Let me take the attendance and I will let you leave.